डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 2, बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स, बहुपद को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रम है, 2y की 2। तो इसमें जो ये y है, ये y वेरिएबल है, चर है। जो ये है इसके आगे गुणा में, ये कोफिशिएंट कहलाता है, गुणांक बोलते हैं इसको। और जो ये y की जो ये घात है, ये 2 है, तो इसको हम पावर बोलते हैं। तो इस पूरे को फिर हम एक ट्रम कहेंगे, ट्रम, जिसको हम पद बोलते हैं। जैसे ये लीजिए, 3x की पावर 1 होगी, x की पावर। तो x इसमें वेरिएबल है, 3 इसमें गुणांक है, 1 इसकी घात है, और इस पूरे को हम एक ट्रम का नाम देंगे, पद का नाम देंगे। मान लीजिए ये एक अकेला x है, तो इसकी पावर कितनी होगी? 1। इसका कोफिशिएंट कितना होगा? 1। तो वेरिएबल क्या है इसमें? x, कोफिशिएंट 1, पावर 1। तो ये है क्या? ये वास्तव में x है, एक वेरिएबल है। तो हर एक वेरिएबल भी एक ट्रम होती है। कोई भी वेरिएबल हो, उसकी 2 अन्य चीज़ अपने आप होती है। एक उसका कोफिशिएंट होता है, एक उसकी पावर होती है। यानी कि हम प्रत्येक वेरिएबल को भी एक ट्रम कह सकते हैं। तो हमारे को ये ध्यान रहना चाहिए कि जब हम ट्रम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर 3 चीज़ें अपने आप होती हैं। 3 चीज़ कौन सी होती है ट्रम में? एक पावर होती है, एक कोई न कोई वेरिएबल होगा, x हो, y हो, z हो। एक आगे जो गुणा में होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोई भी ट्रम हो, उस ट्रम की ये 3 चीज़ अवश्य होती हैं। प्रत्येक वेरिएबल भी, जैसे ये x है, एक इसकी ये पावर है, एक ये गुणांक है। प्रत्येक जो वेरिएबल है वो भी एक ट्रम कहलाती है, वो भी एक पद कहलाता है। हर एक चर भी एक पद होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि पद की 3 विशेषताएं होती हैं। एक उसकी ये पावर होती है, एक ये वेरिएबल होता है, एक कोफिशिएंट होता है। अब मान लीजिए हमारे पास 2 ट्रम हो, तो उस 2 ट्रम को हम क्या कर सकते हैं? उनका कोई न कोई रिलेशन होगा। जैसे
समाज के अंदर कोई भी दो व्यक्ति हो तो उन दो व्यक्तियों में अवश्य कोई न कोई रिलेशन होता है। जैसे या तो उनमें चाचा ताऊ, दादा भतीजा, भाई, अगर वो एक स्टेट के हैं तो भी वो एक स्टेट के निवासी होने का उनके अंदर एक संबंध होगा। अगर वो एक ही देश के हैं, जैसे एक निवासी हरियाणा का है, एक तमिलनाडु का है, तो उस हरियाणा के व्यक्ति में और तमिलनाडु के व्यक्ति में भी एक भारतीय होने का संबंध होगा, यानी कि वो एक रिलेशन से जुड़े होंगे कि वो भारतीय है। अगर एक भारत का नागरिक है और एक अमेरिका का नागरिक है, उनके अंदर भी संबंध होगा कि वो एक इस संसार के प्राणी हैं। तो इसी तरह से दो जो टर्म होती हैं उनमें भी कोई न कोई संबंध होता है। अब मैथ में जो संबंध होते हैं वो मुख्य 4 प्रकार के होते हैं: प्लस का, माइनस का, गुणा का और भाग का। ये 4 मैथ में फंडामेंटल ऑपरेशन कहलाते हैं। 4 ये मूलभूत संक्रियाएं कहलाती हैं। कोई भी दो टर्म होंगी उनमें या तो प्लस का संबंध होगा, या माइनस का संबंध होगा, या गुणा का संबंध होगा, या भाग का संबंध होगा। तो 2 हो या फिर 3 हो, 4 हो, तो उनके अंदर ये कोई न कोई संबंध जरूर होते हैं। तो अगर मान लीजिए हम सिर्फ इन दो संबंधों पर ध्यान करें, प्लस और माइनस, बहुपदों के अंतर्गत हम गुणा और जो ये भाग का संबंध है इसके ऊपर विचार नहीं करते। हम मुख्यतः जो विचार करते हैं वो बहुपद में प्लस और माइनस इन दो संबंधों के ऊपर ही विचार करते हैं। जैसे एक टर्म है ये 5x की मान लीजिए 2 है, और प्लस में ये 6x है, प्लस में ये 3 है। तो इसमें और इसमें संबंध प्लस का है, इसमें और इसमें संबंध ये भी प्लस का है। अब हमने यह एक बात कही थी कि जो वेरिएबल होता है वो भी एक टर्म होती है। तो ये 3 भी एक तरह से टर्म है। 3 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3x की 0। तो यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं कि इस x की जो पावर है वो 0 है, 3 इसका कोफिशिएंट है, यानी कि ये एक तरह से कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें वेरिएबल की घात 0 हो। तो जिस भी टर्म में वेरिएबल की जो ये पावर है, ये वेरिएबल की पावर 0 हो, उस टर्म को कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए। इसमें भी हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो होगी 0। तो ये 3 कांस्टेंट है। तो इसके अंदर जो संबंध है वो प्लस का है, इसके अंदर जो संबंध है वो भी प्लस का है। तो देखिए इसको हम फिर एक बहुपद बोलेंगे, क्योंकि ये एक पद, ये 2 पद, ये 3 पद। जब हम 2 या 2 से अधिक पदों के अंदर कोई संबंध स्थापित कर देंगे तो उसको हम बहुपद बोलते हैं, मतलब बहुत पद। अब देखिए जैसे ये लीजिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। यहाँ ये लिखा हुआ है कि a b c रियल नंबर है। रियल नंबर का अभिप्राय ये है कि ये या तो रैशनल नंबर हैं
ABC या इर्रेशनल नंबर हैं, ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हाईएस्ट जो पावर की टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ बातें होती हैं, जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x की पावर 0 होगी, तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो पॉलिनोमियल की जितनी भी टर्म हो उनमें एक समान वेरिएबल होना चाहिए, चाहे तो x या फिर y। अगर यहाँ ये x स्क्वायर हो और यहाँ ये y हो जाए तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है सभी पदों में। वो वेरिएबल आपका x हो, y हो, z हो, t हो, कुछ भी हो। तो पॉलिनोमियल की मुख्य पहचान ये होगी कि उसकी जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म्स के अंदर एक समान वेरिएबल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस वेरिएबल की जो ये घात है ये कोई होल नंबर हो सकती है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, तो कोई न कोई होल नंबर होगी। अगर हम इसको सीधे शब्दों में बात करें तो इस वेरिएबल की जो ये पावर है, एक तो ये फ्रैक्शन टाइप ना हो, जैसे 2/3, 1/7, या जैसे यहाँ पर हो जाए 2/9, इस तरह से। मतलब अगर हम बिल्कुल सीधी भाषा में बात करें, ये पावर माइनस की नहीं होनी चाहिए किसी भी टर्म की, नंबर 1। नंबर 2, ये बटिया में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। तो जिसके अंदर ये दो विशेषताएं होंगी, नंबर 1, सभी पदों में समान चर, और चर की घात होल नंबर। होल नंबर का मतलब पावर या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 5, और इस तरह के पूरे नंबर होने चाहिए, और ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो, ये माइनस में नहीं हो। और तो फिर इसको हम जो बोलते हैं वो एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हम इसकी ये घात देखें हाईएस्ट, तो इसकी पूरे की ये अधिकतम जो घात है ये 2 है, तो ये 2 घात का पॉलिनोमियल होगा, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी घात ये 1 है। इस पॉलिनोमियल को जैसे ये है ax² + bx + c, इसको हम px से डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये पॉलिनोमियल इन x। अगर यहाँ y हो, यहाँ भी y हो, तो इसको हम बोलेंगे py। अगर यहाँ z होता, यहाँ भी z होता, तो इसको लिखते pz। तो उसका मतलब ये हो जाएगा जैसे इस px का कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल है वो x है। तो px का अभिप्राय ये होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x हो। py का अभिप्राय ये होगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल y है। अगर ये pt होगा तो इसका मतलब ये होगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल t है। अब ये देखना, इसकी पावर है 2 और इसमें वेरिएबल है आपका x, तो इसको हम जो कहेंगे फिर ax² + bx + c को हम 2 घात का पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये जो पॉलिनोमियल है ये किसी भी नंबर के आगे ऐसे इसमें बराबर का निशान नहीं होता। तो इसमें बराबर का यदि निशान नहीं है तो ये भी ध्यान दीजिए, इसका हम कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते।
इसमें हम सिर्फ x की किसी भी गिवन वैल्यू के ऊपर इसकी सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पॉलिनोमियल की सिर्फ एक पार्टिकुलर जिसके ऊपर हम निकालना चाहते हैं उस बिंदु के ऊपर वैल्यू होती है। और इसमें सिर्फ ये एक ही पक्ष होता है, इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड नहीं होती, ये ध्यान रखना। अब देखना, पॉलिनोमियल इस डिग्री के आधार पर कैसे हम इनका विभाजन करते हैं। अब जैसे ये देखना ध्यान से, 4x + 2 ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है ये x। यहाँ भी x हो जाएगा, उसकी पावर 0 हो जाएगी। सभी पदों में एक समान वेरिएबल, इसकी ये घात 1 है जो कि एक होल नंबर भी है, एक नेचुरल नंबर भी है। तो अगर वेरिएबल की घात 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की घात 1 हो, तो उस स्थिति में इसमें जो अधिकतम पद होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की घात 1 हो, उसमें मैक्सिमम टर्म कितनी होंगी? उसमें मैक्सिमम टर्म 1, 2 होंगी। अगर ये 2 घात का है, जैसे यहाँ हमने वेरिएबल y लिया, 2y की 2 - 3y + 4, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी मैक्सिमम टर्म कितनी होंगी? क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसकी मैक्सिमम टर्म 3 हो सकती हैं। जैसे एक तो y की 2 होगी, एक फिर y की टर्म होगी और एक फिर y की 0 की टर्म होगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म 3 होंगी। अब ये देखना, x की 3 - x² + x + a, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। तो इसको हम जो कहेंगे वो कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसमें जो मैक्सिमम टर्म होंगी वो होंगी 4। तो देखना, पावर 1 है तो मैक्सिमम टर्म है 2, पावर 2 है तो मैक्सिमम टर्म है 3, पावर 3 है तो मैक्सिमम टर्म है 4। यानी कि 1 पावर हो तो टर्म 2, एक इससे ज़्यादा 2 है तो टर्म है 3। अगर ये पावर 3 है तो टर्म है इसमें 4। अगर पावर n हो, n पावर होगी तो उसमें टर्म कितनी होंगी? उससे एक ज़्यादा, n + 1। यानी कि यदि कोई भी पॉलिनोमियल n पावर का है और इसमें ये पूछा जाए कि एक पॉलिनोमियल n पावर का है तो उसमें टर्म कितनी होंगी? उसमें जो टर्म होंगी वो n + 1 होंगी। तो ये बात ध्यान रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म 2, लीनियर क्या होगा? पावर 1 होगी। ये देखना, जैसे x की 1 है, पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक, और पावर n हो तो n पावर का पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो उसमें टर्म फिर कितनी हो जाएंगी? उससे एक ज़्यादा जो पावर है, n + 1। अब ये हमने पावर के आधार पर इनका विभाजन किया। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के आधार पर, टर्म्स के आधार पर क्या होगा? जिसमें मान लीजिए एक के पद हो, ओनली 1 टर्म, जैसे ये 3y है, 1 है, ये 8y है, ये भी 1 है, जैसे ये 8x की 2, ये भी 1 है। जिसमें सिर्फ एक टर्म हो,
वो होगा मोनोमियल। अब उस टर्म की घात चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे उसकी घात 3 हो, चाहे उसकी घात 4 हो। जैसे इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें जो घात है इससे कोई लेना देना नहीं होता। घात कितनी भी हो, लेकिन हो सिर्फ एक टर्म, तो वो मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो, जैसे ये हो गया 2y की 8 + 7। अब इसमें ये 2 टर्म है, ये पावर से कुछ भी हो, हमने सिर्फ इनकी गिनती करनी है टर्म्स की। जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो बाइनोमियल, जिसमें 3 हो जाएंगी, जैसे ये है 1 2 3, हमने ये टर्म गिननी है, ये नहीं देखनी हमने भाई इसकी घात क्या है। तो ये 3 पदों का ट्रिनोमियल कहेंगे। अगर बहुत से पद होंगे तो फिर उसको पोलिनोमियल कहेंगे। इसीलिए तो पोलिनोमियल कहते हैं जिसके बहुत पद होते हैं। तो हमने जब टर्म्स के आधार पर विभाजन करेंगे तो हमने टर्म की गिनती करनी है। जैसे ये एक पद का है मोनोमियल। अब ये जो पावर है ये होल नंबर ही होना चाहिए। जैसे ये बटे की नहीं हो, ये माइनस की नहीं हो, तो ये मोनोमियल नहीं होगा। जैसे 8x की ये -2 हो तो ये मोनोमियल नहीं कह सकते हम इसको। ये पावर भी माइनस की नहीं हो, बटे वगैरह में नहीं हो, तभी मोनोमियल होगा। चाहे हो कुछ भी, जैसे ये एक टर्म कहलाएगी, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। जिसमें सिर्फ एक टर्म हो मोनोमियल, 2 होंगी बाइनोमियल, 3 टर्म हो, हमने टर्म गिननी है, तो वो ट्रिनोमियल। तो देखिए हम किसी भी पोलिनोमियल की किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए पोलिनोमियल का कोई रूट सॉल्यूशन वगैरह नहीं होता। अगर हम ये कहें कि हम एक बहुपद को हल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए बहुपद का हल नहीं होता। तो बहुपद का क्या होता है? बहुपद की किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर पोलिनोमियल की सिर्फ वैल्यू होती है। जैसे ये है ax² + bx + c, ये क्या है? इसकी घात 2 है। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ए बी सी इसमें रियल नंबर होंगे और a ≠ = 0 होगा। इसमें हम x के स्थान पर जैसे ये k पुट कर देते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस पोलिनोमियल की k के ऊपर क्या वैल्यू है, तो x के स्थान पर ये हो जाएगा a² + bk + ये c। तो इसको हम फिर pk से रिप्लेस कर देंगे। अगर मान लीजिए इसकी हम x बराबर है 3 पर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x के स्थान पर हम 3 रख देंगे। जैसे ये हो जाएगा 3² 9a 3b + c। तो ये इस पोलिनोमियल की x बराबर 3 पर एक वैल्यू हो जाएगी। या और लीजिए जैसे एग्जांपल, जैसे ये है ये एक पोलिनोमियल है। इसमें x बराबर हम 1 पुट करें तो इस x को तो चेंज कर देंगे हम 1 से। 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 + 1, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 4 × 1 4, ये 5 गुणा में मल्टीप्लाई 1 5 + 1, तो ये कितनी आएगी 10। यानी कि ये p1 कितना आ जाएगा 10। ये इस पोलिनोमियल की x
की वैल्यू 1 के ऊपर ये इस पोलिनोमियल की वैल्यू है 10। ये इस पोलिनोमियल का कोई सॉल्यूशन नहीं है, न कोई ये 1 सॉल्यूशन है। अगर हम इसको एक वाइड पर्सपेक्टिव में देखें तो यदि हम इसको x-1 से डिवाइड करें, इसको एक को इधर ले जाओ, तो इसमें एक तरह से ये जो 10 बचेगा ये रिमाइंडर बचेगा। अब ये देखना आगे, तो जैसे हम कोई वैल्यू पुट करें x की, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे देखना ध्यान से, ये है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। क्या होगा, मान लीजिए ये एक पोलिनोमियल लिया हमने ax² प्लस bx प्लस c, b ये पोलिनोमियल है, इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर हम इसमें मान लीजिए x बराबर k पुट करते हैं और इसकी वैल्यू आ गई है 0, तो फिर k क्या कहलाएगा, इसका जीरोस कहलाएगा इस पोलिनोमियल का, अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये है ये एक तरह से इसकी डेफिनेशन है। px बराबर है, मान लीजिए x² माइनस 3x प्लस 4 है। मान लीजिए हमने इसमें x की वैल्यू करी 1 पुट, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा में हो जाएगा 1 प्लस में यू 4, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 3, ये 4, कितना आ गया 2। तो ये 0 नहीं आया, हालांकि ये इस पोलिनोमियल की x बराबर है 1 पर है, सिर्फ ये वैल्यू 2 कहलाएगी। 2 पुट करेंगे तो ये 2 जो है ये इस पोलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी, x बराबर है 1 पर, 2 नहीं सॉरी, अब x बराबर 1 पुट करते हैं इसके अंदर। ये देखना x के स्थान पर 1 माइनस 3 गुणा में माइनस 1 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 8। तो ये 8 फिर इस पोलिनोमियल की x बराबर है 1 पर एक वैल्यू कहलाएगी। अब हम एक और अन्य एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे ये है px बराबर है x² माइनस 3x माइनस 4। मान लीजिए हम x बराबर इसके अंदर -1 पुट कर रहे हैं, x के स्थान पर -1, ये -3 मल्टीप्लाई बाई -1 -4। अब -1 का ये स्क्वायर हो गया 1, ये माइनस माइनस कट गया +3, ये -4, अब ये 1 और 3 भी 4 हो गए, 4 माइनस 4 0। अब ये है तो इसकी वैल्यू ही x बराबर है -1 पर, अब ये वैल्यू आ गई 0, तो फिर इस x बराबर है -1 को हम इस पोलिनोमियल की जीरोस कहेंगे, शून्य कहेंगे। तो हम इसमें x की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे, कभी तो 0 आएगा और कभी 0 नहीं आएगा। अब बात ये है 0 नहीं आया, जैसे ये 0 है, जैसे ऊपर 0 नहीं थे, जैसे ये 8 है वो 2 है, जैसे ये वैल्यू, तो ये तो सिर्फ इस पोलिनोमियल की ये वैल्यू कहलाती है। वह x बराबर 2 के ऊपर ये इसकी वैल्यू 2 है, जैसे x बराबर -1 पर इसकी वैल्यू ये 8 है। अब ये भी एक तरह से x बराबर -1 पर इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन इस पोजीशन में हम ये कहते हैं कि ये जो x बराबर है -1, ये इस पोलिनोमियल का ये जीरोस कहलाएगा। अब विचारणीय बात ये है कि ऐसी मतलब ये x की कितनी वैल्यू होंगी यदि हम उनको यहाँ पुट करें और ये 0 आ जाए, तो ये इसकी घात के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसकी घात 2 है तो x
की वैल्यू सिर्फ 2 होंगी जब ये 0 के बराबर आएगा। जैसे एक तो ये हो गया x बराबर है -1, तो x की वैल्यू और आएगी कोई एक ऐसी जहाँ इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो जितनी इसकी ये घात होगी पॉलिनोमियल की, उतने ही इसके जीरोस होंगे। अगर ये एक घात होगी तो x की वैल्यू सिर्फ 1 होगी, अगर ये 2 है तो x की वैल्यू 2 होंगी। जैसे एक ये है, एक और आएगी कोई न कोई जब ये 0 आएगा। अगर ये 3 होगी तो फिर इसकी 3 जीरोस होंगी, 4 होगी तो 4 होंगी, 5 होगी तो घात 5 जीरोस होंगी। अगर ये घात n हो तो इसकी जीरोस कितनी होंगी? n ही होंगी। यानी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर उसकी जो डिग्री है वो n है तो उसकी जीरोस भी n ही होंगी। यानी कि इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? n। ये ध्यान रखना बात, जितनी डिग्री उतने ही उसके जीरोस होते हैं। यदि हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर दें, अब ये 0 का मतलब ये 0 नहीं है, ये तो इसकी वैल्यू आई थी, ये 0 तो इसकी वैल्यू आई थी। अगर हम इसको वैसे पुट कर दें 0 के बराबर तो उसमें 2 साइड बन जाएंगी, एक ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी, एक इसकी राइट हैंड साइड कहलाएगी। तो फिर इसकी पावर होगी 2, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये जो 2 बराबर के निशान हैं, इससे पता चलेगा कि ये इक्वेशन है। इक्वेशन की एक साइड में एक तरह से पॉलिनोमियल होगा और एक साइड उसकी 0 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तरह से सभी पदों में एक ही वेरिएबल होगा और उसकी जो ये वेरिएबल की घात होगी वो भी 1 होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बराबर है 0 रखने पर ही बनती है। ये बात ध्यान रखना। अगर इसके अंदर जैसे ये y हो या ये y हो, ये x हो, 2 वेरिएबल हो, तो इसको फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनती है जब उस पॉलिनोमियल को हम इक्वेटिंग टू 0 कर देते हैं। तो फिर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसके भी 2 ही सॉल्यूशन होंगे। 2 सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि यहाँ यदि हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब वो पॉलिनोमियल के लिए तो क्या होंगे, इसके लिए तो वो जीरोस होंगे, लेकिन जब हम पूरी इक्वेशन की बात करेंगे तो वही जो जीरोस होंगे वो उसके रूट कहलाएंगे, वो उसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन 2 होंगे। मान लीजिए जो ये है ax + b है, ये एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जब हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। देखिए ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल की है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये 1 वेरिएबल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पूरी। अब अंतर समझिए, लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल हो सकता है या 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उन वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
दो वेरिएबल कभी नहीं होंगे। लीनियर इक्वेशन में जैसे यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ पर ये दो वेरिएबल हैं, तीन भी हो सकते हैं, जैसे ax प्लस by प्लस cz बराबर है d कर दें, तीन वेरिएबल होगी तो उसको भी लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन में एक या एक से अधिक वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ हम एक वेरिएबल की बात करेंगे, ये ध्यान रखना। अब जैसे इसके कितने सॉल्यूशन बताए, इसके सॉल्यूशन दो होंगे, जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन। अब ये अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं x² -3x-4, अगर x की वैल्यू जो इसको 0 के बराबर बना दे, अगर इसको हम भूल भी जाएं इस बात को, तो उसको तो हम जीरोस कहेंगे पोलिनोमियल के लिए सिर्फ। अगर इसको हम बराबर है 0 पुट करके सोल्व करते हैं तो वो वही वैल्यू जो जीरोस हैं वो इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे, वो इसके रूट कहलाएंगी। अब ये लीनियर इक्वेशन ली है, जैसे हमने इसमें b को इधर ले जाएं, a को इधर ले जाएं, तो ये x बराबर -b/a, ये इसका एक जीरोस कहलाएगा, ये इसका एक रूट भी कहलाएगा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। अगर एक ही वेरिएबल है तो उसके जीरोस 1 होंगे। आगे हम चैप्टर जो आएगा अगला, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्यों अगर दो वेरिएबल हों तो इसमें इसके सॉल्यूशन या इसके रूट कितने होते हैं, इसके रूट इनफाइनाइट होंगे। ये ध्यान रखना, अगर एक वेरिएबल है तो सिर्फ एक सॉल्यूशन, दो वेरिएबल हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन में तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन दो ही होते हैं। एक वेरिएबल सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर ये लिखूं भाई 4x प्लस 16 बराबर है 0, मैं 16 को प्राण ले जाऊं, -16 x बराबर है -16/4 कट गया -4, इसका एक u सॉल्यूशन आ गया, रूट आ गया। तो इस -4 को छोड़ के x की और कोई भी वैल्यू नहीं होगी, जो यहाँ रखने पर ये 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ये दो वेरिएबल हों तो फिर हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्यों दो वेरिएबल होने पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि x y की ऐसी अनेक वैल्यू होंगी जो यहाँ रखने पर ये इस साइड के बराबर हो जाएगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो इसको कम से कम 2 या 3 बार देखिए ध्यान से समझने के लिए, ताकि आगे आने वाली जो बातें हैं वो हमारे को अच्छी तरह से समझ में आ सके। धन्यवाद।